नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास साइंस का दोस्तों आज के इस वीडियो में 100 वीवीआई वायरल प्रश्न आज के इस वीडियो में हम करेंगे। और यह 100 वायरल प्रश्न जो है दोस्तों उसको फाइनल बोर्ड परीक्षा जो होने वाला है उसमें 100% हूबहू प्रश्न छपेगा इससे, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा को अच्छी तरह से देखना है और जो 100 प्रश्न बता रहे हैं उसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है जो साइंस का परीक्षा होने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पूरा अच्छी तरह से देखिए, लास्ट तक जरूर बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। 1 HP बराबर होता है दोस्तों, पहला प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि 1 HP जो बराबर होता है दोस्तों वह किसके बराबर होता है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, आप याद रखिएगा। 1 HP जो बराबर होता है दोस्तों वह 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% यह पूछा जाएगा, ठीक है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। और दोस्तों अगर 1 किलो वाट में अगर कोई पूछेगा आपसे, तो यानी कि प्रश्न में पूछा जाएगा 1 किलो वाट बराबर, तो उसके 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग दोनों याद रखिएगा। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, तो 1000 वाट होता है, और 1 HP बराबर जो होता है 746 वाट होता है। दोनों आपके लिए वीवीआई प्रश्न है, दोनों हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बाकी और सभी में जो है कुछ यूनिट दूसरा लिखा हुआ, लेकिन इसमें जो होता है वाट होता है यूनिट, ठीक है ना। तो वाट वाला देखकर आप ऑप्शन यानी कि मारिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सभी ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, यानी आपको बताना है इसमें जो दिया हुआ है सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है। तो आयरन जो है दोस्तों सबसे कम अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, यानी आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं दोस्तों उसको क्या कहते हैं, अम्लीय धातु, अक्रिय धातु, मिश्र धातु या क्षार धातु। तो उसको क्षार धातु कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पहला को क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं, यानी प्रथम ग्रुप वाला जो वर्ग है इसके सदस्य उसको क्षार धातु कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर पूछा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई, यानी न्यूक्लियस शब्द जो है दोस्तों किनके द्वारा दी गई है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर पूछे कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है, तो यहाँ पे 4 होती है। आप लोग याद रखिएगा, हम लोग के हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होता है वो कितना होता है, 4 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 6ठा नंबर पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना उसमें अगर किसी भी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे, अपचयन कहेंगे, संचारण कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, तो अपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी वीवीआई प्रश्न दोस्तों अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अपचयन कहते हैं उसको अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि आपको साइंस का जो 2 नंबर वाला प्रश्न होता है उसको काफ़ी वीवीआई प्रश्न जो है जो 100% पूछा जाएगा पूरा आपको करवाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग समय कम है इसलिए फटाफट जाकर आप उसे देख लीजिएगा। 100% सारा प्रश्न इसी से लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरा देखिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न में पूछे कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। आपको बताना है दोस्तों कि मलेरिया परजीवी कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है, यानी प्लाज्मोडियम से मलेरिया जो है रोग फैलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। दोस्तों किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितना होती है, तो वह 2n² होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2n²। आप लोग याद रखिएगा, ये भी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, आपको 100% पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 9वां नंबर पूछते हैं कि 1 वाट बराबर होता है। दोस्तों 1 वाट जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि P बराबर क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा क्या P मेरा पावर है, तो पावर की यूनिट क्या होता है, 1, यानी कि 1 वाट इसको लिख सकते हैं। वाट बराबर क्या, ये मेरा वर्क हो गया, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और यहाँ पे T से क्या है टाइम है, तो टाइम का क्या होता है सेकंड, यानी कि 1 वाट बराबर जूल पर सेकंड होता
होता है, ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर पूछे कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। दोस्तों ये भी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, 100% ये प्रश्न आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। तो देखिए आपको याद करना है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पे। अगर आपको 1 किलोवाट आवर पूछे या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा पूछे, ठीक है ना, तो आप सभी का आंसर यही होगा। आपको अच्छी तरह से याद रखना है 3.6 × 10⁻6, एक नंबर यहाँ से आपको पक्का आएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 11 नंबर पूछ रहे कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। यानी कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल रहता है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको काफी बार बताएं दोस्तों, ये मेथनोइक अम्ल रहता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल किस में रहता है, तो संतरा में रहता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में रहता है, तो ये टमाटर में रहता है, ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल रहता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न अब देखिए 12 नंबर पूछ रहे कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है। यानी CnH2n जो है किसका सामान्य सूत्र है, तो ये अल्कीन का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्कीन का। और अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है, +2, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, CnH2n+2। और अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है, ये अल्काइन का होता है। और एल्कीन का क्या बताएं, CnH2n होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 हम जोड़ रहे हैं, 2 को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हटा दे रहे हैं, यहाँ पे घटा दे रहे हैं। इस तरह से आप ट्रिक लगाकर याद रखिएगा, ठीक है। CnH2n किसका हो जाएगा, एल्कीन का, और ये हो जाएगा एल्काइन का। और CnH2n+2 हो गया एल्केन का हो जाता है, ठीक है। आप तीनों याद रखिएगा, यहाँ से भी एक प्रश्न आपको पक्का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मेरा 13 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है किस में पाया जाता है, टमाटर में, सिरका में, इमली में, संतरा में। तो दोस्तों टार्टरिक अम्ल जो होता है किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। टार्टरिक अम्ल सिरका यानी इमली में पाया जाता है। और टमाटर में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, सिरका में होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, और संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तीनों याद रखिएगा। और यहाँ पे टार्टरिक पूछा जाता है तो इमली का होता है, इमली में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आपको पक्का पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग सभी को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर पूछे कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो यह अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है। क्या होता है, अंतर्ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करता है, यह कुटपात के सहायता से जो है अमीबा जो है अपना भोजन को पकड़ता है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अमीबा का अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर पूछा है कि समीकरण आपको जो ये दिया हुआ समीकरण 2H2+O2 जो है 2H2O बनाता है समीकरण के बाद, तो ये एक यानी संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो यह एक देखिए दोनों जुट रहा है ना, तो जो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। दो यानी कि ये दोनों का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होने पर जो वाटर बन रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया के द्वारा बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में पूछा कि निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन है, तो यह लिथियम होता है। क्या होता है, लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और सबसे भारी धातु जो होता है ओस्मियम होता है, ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखिए, आप एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे सबसे हल्की धातु पूछा रहता है तो लिथियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। कौन सा यानी पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो P बराबर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, I² होता है, ठीक है। और P बराबर क्या होता है, तो P = VI होता है। दोस्तों आपको बताया था ना VIP फार्मूला, अगर वीडियो नहीं देखे हैं मेरा पूरा फिजिक्स का आपको एक ही वीडियो में सारा फार्मूला आपको करवाया, अगर नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। मात्र एक वीडियो से आपको 10 से 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखे तो उसे जरूर से जरूर देख ले, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें देखिए पूछा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति जो होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा अच्छी तरह से। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं मेरा 18 नंबर पूछे कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देगा। यानी लाल से क्या हो रहा है, नीला में हो रहा है, ठीक है। लाल से नीला में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों अगर यानी कि नीला से लाल होता, क्या होता है, नीला से लाल होता अगर
तब यहाँ पे क्या होता है, अम्ल हो जाता, ठीक है, अम्ल हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि लाल से नीला हो रहा है तो क्षार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आपको पक्का कर देते हैं। देखिए मेरा यानी जो पीएच स्केल से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, पीएच मान से अगर 7 रहता है तो वो क्या होता है, यह उदासीन होता है, ठीक है। आपको अगर 7 पीएच मान 7 रहेगा तो उदासीन, अगर 7 से कम रहता है, 7 से कम रहेगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7 से अगर अधिक होगा, 7 से अगर अधिक होगा तो वो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आपको पक्का पूछा जाएगा, यानी 7 तो उदासीन और 7 से कम तो अम्ल और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय होगा, ठीक है, क्षारीय विलयन होगा। एक प्रश्न यहाँ से पक्का रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। पूछा है कि इनमें से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी चूने को पानी को कौन दूधिया कर देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह दूधिया कर देता है चूने के पानी के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर। पूछा जाए कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर। पूछा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, टिंडल का प्रभाव जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। पूछ रहे कि बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो वह C6H6 होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों इस तरह से बनता है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यह बेंजीन का यानी कि अणुसूत्र होता है, इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से बनता है बेंजीन का। अगला प्रश्न है दोस्तों मेरा 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी किस प्रकार का श्वसन में जो होता है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन में। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायवीय श्वसन में। अगला प्रश्न अब देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न में पूछे रहे कि निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है, बताना है आपको अवशोषी अंग जो है कौन है, तो अपेंडिक्स जो होता है वह अवशोषी अंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर। पूछे रहे कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, वैद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो देखिए आर बराबर क्या होता है, रो एल वाई की ए, आपको फार्मूला बता रखे हैं। तो यहाँ से ये रो मेरा जो है ना यही वैद्युत प्रतिरोधकता है, तो रो बराबर हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए बटा के एल हो जाएगा। बस कुछ नहीं, आपको इस वाला ए को है ना इसको हम बराबर कुछ साइड में भेज दिए, तो ये मेरा क्या आर ए हो गया। तो यानी आर मेरा क्या है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के प्रतिरोध है, तो इसका यूनिट क्या होता है ओम, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, मेरा बचा क्या ओम और मीटर बच गया, तो यही मेरा यूनिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे जो है अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें आज हम आपके लिए टॉप 100 VVI प्रश्न करवा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे 100% हूबहू प्रश्न छपेगा दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना, साइंस में। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अभी तक हमारे इस चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरा एग्जाम के दौरान आपको काफ़ी शानदार आपको प्रश्न हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में टॉप VVI प्रश्न होगा, और यही सब प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में छपेगा, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो करके रखिए, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन सा गैस है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर। पूछा जा रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, यानी जब किसी भी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो उसे जो है उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है ना तो उपचयन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर पूछ रहे कि गंधक की परमाणु संख्या होता है, तो गंधक की परमाणु संख्या जिसको हम एस से डिनोट करते हैं उसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 16 होता है दोस्तों। क्या होता है, 16, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। दोस्तों आप लोग 1 से लेकर 30 तक जितना भी परमाणु संख्या उसे जरूर से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब 29 नंबर
नंबर पूछा जाए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, इस तरह का मेरा उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण है, जिसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो उसका कैसा बनता है, तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी नहीं मिलता है, इसीलिए इसका जो प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर पूछ रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 31 नंबर पूछ रहे कि सल्फर परमाणु में वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी सल्फर परमाणु में जो वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितना होती है, तो क्या होता है 2, 8 और 6 होता है, ठीक है। तो वाह्यतम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 हो गया, क्योंकि इसका 16 होता है, देखिए जोड़कर 16 आ रहा है, यानी कि इसमें 16 परमाणु संख्या 16 होता है, तो इसमें वाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर पूछा जा रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंधन होते हैं वे कहलाते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच 3 अबंधन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको अल्काइन कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा अल्काइन। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें अल्केन कहेंगे, और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको एल्कीन कहेंगे, अल्काइन कहेंगे, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको एल्कीन कहेंगे, ठीक है। तीनों याद रखिएगा, तीनों आपके लिए काफ़ी VVI प्रश्न है। यहाँ पे त्रिअबंधन देखिए पूछ रहा है ना, इसलिए अल्काइन हो जाएगा। अगर सिंगल यानी कि एकल बंधन पूछता तो एल्केन होता, अगर डबल बंध यानी डबल बॉन्ड पूछा जाता तो मेरा एल्कीन होता। इस तरह से तीनों याद रखिएगा, तीनों महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 33 नंबर पूछ रहे कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरा 34 नंबर पूछे कि 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट जो होता है दोस्तों बराबर होता है, तो देखिए W बराबर क्या होता है, VQ होता है, ठीक है। यहाँ पे V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, W/Q लिख सकते हैं, यानी कि 1 वोल्ट बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। जूल प्रति कूलम किस में है, 1 जूल प्रति कूलम ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर पूछा जा रहा है कि जंगरोधी स्टील क्या है। जंगरोधी स्टील जो है वो क्या है, तो जंगरोधी स्टील जो है दोस्तों एक मिश्र धातु है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर पूछा है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। किसका है, एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें ये जो 100 प्रश्न हम टॉप 100 प्रश्न जो VVI प्रश्न करवा रहे हैं दोस्तों, इसमें से आपको बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू छपेगा। इसलिए दोस्तों 100 का 100 प्रश्न देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए दोस्तों तो शेयर भी जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए मेरा 37 नंबर पूछ रहे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की। देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किए हैं, तो फैराडे ने किए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे। अगला प्रश्न मेरा 38 नंबर पूछ रहे कि विद्युत फ्यूज आधारित है। दोस्तों विद्युत फ्यूज जो है आधारित है, तो विद्युत फ्यूज जो आधारित है दोस्तों वह जो है विद्युत यानी कि चुम्बकीय यहाँ पे ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी विद्युत फ्यूज जो आधारित होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 39 नंबर पूछ रहे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, काफी VVI प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है फ्लोरीन। क्या याद रखना है, फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 40 नंबर पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो यह परमाणु संख्या पर यानी कि इसको बांटा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया है, तो मोस्ले के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इसे भी ये भी पूछ सकता है आपके परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर पूछा जाए कि पुष्प का नर जनन अंग है। दोस्तों पुष्प का जो नर जनन अंग होता है वो कौन है, तो पुमंग होता है, ठीक है। याद रखना आपको पुमंग, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा मादा जनन अंग कौन होता है, तो अंडाशय हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉरी अंडाशय नहीं दोस्तों, जयांग हो जाएगा, ठीक है, और जयांग हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। और देखिए फूल यानी कि फल जो है यानी कौन सा भाग, फूल का कौन सा भाग जो होता है फल में बदलता है, तो अंडाशय हो जाएगा उसका, ठीक है। आप लोग 3 प्रश्न यहाँ बता रहे हैं, तीनों याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से 100% टपकेगा। नर जनन अंग जो हो गया वह कौन हो गया, पुमंग, और मादा जनन अंग जयांग हो गया, ठीक है। और
जो है फल जो है किससे बनता है, तो अंडाशय से बनता है। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 42 नंबर, पूछे कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, यानी हाइड्रोजन जो H2 होता है ना, हाइड्रोजन गैस, तो इसके बीच में देखिए एक बॉन्ड रहता है। क्या होता है, देखिए एक बॉन्ड रहता है, तो इसमें एक आबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसी प्रकार का अगर आपको नाइट्रोजन का पूछ दे, नाइट्रोजन यानी N2 जो होता है उस पर कितना कितना यानी बॉन्ड होता है, तो इसमें 3 बॉन्ड होता है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा था, तो इसमें हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड होता है, तो इसलिए मेरा ए ऑप्शन राइट हो गया। अगला प्रश्न मेरा 43 नंबर पूछे थे कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, तो आवर्धन बराबर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो m बराबर v/u होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे v/u तो एक ही है, इसलिए इसका कोई मात्रक यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, 3 में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि लेंस का क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो लेंस का क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, आप लोग उसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 44 नंबर पूछ रहे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर पूछा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए ओस्टेड ने किया था। कौन किया था, ओस्टेड ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 46 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वायु, बीम दे जीवधारी, सीम दे मिट्टी और डीम दे रहा है जल। तो जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है ना, बाकी वायु हो गया, मिट्टी हो गया, जल, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन बी वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा साइंस का जो सब्जेक्टिव प्रश्न 2 मार्क्स वाला हम करवाएं उसका वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख लीजिए दोस्तों, उसमें टॉप 50 VVI से ज़्यादा भी प्रश्न हम आपको करवाया हुआ है। ठीक है, उसी से सारा प्रश्न रहेगा दोस्तों, जो हम प्रश्न करवाए हैं 2 नंबर वाला उसी से रहेगा। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखें दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप फटाफट देख लीजिए। ठीक है ना, उसमें आपको जो भी प्रश्न करवाया गया काफ़ी शानदार तरीके से बताया गया, काफ़ी सटीक उत्तर लिखा गया है। आप लोग उसी तरह से लिख देते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो समय कम है, आप लोग जाकर देख लीजिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 47 नंबर पूछा जा रहा है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहता है, कोशिका का अध्ययन कहा जा रहा है ना, तो कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या हो जाएगा, कोशिका विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 48 नंबर पूछा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय जो है दोस्तों घिरा हुआ है, तो वह पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, पेरिकार्डियम से। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 49 नंबर पूछ रहे कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, यानी कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो इथाइन देता है। ठीक है, क्या देता है, इथाइन। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इथाइन या एसिटिलीन दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, दोनों यानी एक ही नाम है दोनों का। ठीक है ना, तो कार्बन कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, इथाइन देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, उपधातु कौन है, तो एंटीमनी जो है उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कॉपर, सोना, आयरन ये सभी क्या है, धातु है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और एंटीमनी जो है उपधातु है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 51 नंबर पूछा निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड किसका, यानी कि आपको हम बताएं कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, तो इसमें धातु कौन हो रहा है, देखिए सोडियम जो है धातु है, तो इसलिए N2O जो है यहाँ पे क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 52 नंबर पूछ रहे कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर जो है एक मिश्रण है, तो वह NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल जो है एक बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। अगला प्रश्न मेरा 53 नंबर, काफ़ी VVI प्रश्न 53 नंबर प्रश्न पूछे रहे कि एंड्रोजन है, एंड्रोजन जो है एक नर हार्मोन है। क्या है, एक नर हार्मोन, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर पूछे निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। आपको बताना है कि निम्नलिखित यौगिक जो दिया हुआ है इसमें कौन अम्ल है, अम्ल यानी एसिड बताना है। तो H2SO4 जो है दोस्तों वह एसिड है। ठीक है, यानी अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन अम्ल होता है, तो HCl होता है, फिर
HNO3 होता है, ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये मेरा नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है, तीनों का नाम याद रखिएगा, तीनों आपके लिए VBI प्रश्न है। ठीक है, आपको एग्जाम में दिया रहेगा आपको पहचानने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर पूछा है कि खिलौनों में कौन सेल का उपयोग होता है, यानी खिलौनों में जो यानी सेल लगा हुआ होता है, यानी बैटरी जो लगा होता है वो कैसा बैटरी रहता है, तो सूखा सेल लगा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 56 नंबर पूछा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहा है, काफ़ी VBI प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसे ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यही पे दोस्तों कार्य करने की दर अगर यहाँ पे पूछ देगा दर, तो दर जो कह देगा ना तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दोनों को याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है। कार्य करने की दर कहेगा तो शक्ति होगा, लेकिन कार्य करने की क्षमता कहेगा तो वहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे 57 नंबर पूछ रहे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो श्वेत होता है, यानी उजला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 58 नंबर पूछ रहे कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि के कारण होता है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि के कारण क्या है, तो केमोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, बी ऑप्शन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 59 नंबर पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होता है, तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफी VBI प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 60 नंबर पूछे कि निम्न में से कौन वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। काफी लल्लन टॉप प्रश्न है दोस्तों, यह बार बार आपके बोर्ड पे समय पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है कौन होता है, तो नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 61 नंबर प्रश्न पूछे कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए विभवांतर मापने के लिए पूछ रहा है, तो विभवांतर हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। काफी VBI प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और आमीटर का प्रयोग किस में यानी कि किस में किया जाता है, तो विद्युत धारा को मेजर करने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वोल्ट मीटर विभवांतर को मेजर करने के लिए किया जाता है। दोनों याद रखिएगा, दोनों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न यहाँ से पक्का पूछा जाएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न मेरा देखिए 62 नंबर पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय में होता है। क्या होता है, एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 63 नंबर पूछा है कि फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो देखिए फ्लोएम उत्तकों द्वारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। क्या होता है, सुक्रोज के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप देखते हैं 64 नंबर प्रश्न पूछे है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है अक्रिय गैस है, कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हीलियम जो है अक्रिय गैस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम क्या है, अक्रिय गैस होता है। तो आप लोग बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर पूछा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है किससे स्रावित होता है, तो वृषण से होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, वृषण से। अगला प्रश्न मेरा 66 नंबर पूछा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, 100% पूछा जाएगा यह प्रश्न। यह पुस्तक जो लिखा गया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह डार्विन के द्वारा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर पूछा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो यह स्थितिज ऊर्जा को यानी स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 68 नंबर पूछा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया तो होगा, उसके बीच में कौन सा यानी गैस निकलता है। तो देखिए जिंक और यानी कि Zn+H2SO4 का जब रिएक्शन होगा तो कौन सा यानी कि गैस निकलता है, तो H2 गैस निकलता है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। काफी VBI प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 69 नंबर पूछा कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं। अगला प्रश्न मेरा 70 नंबर पूछा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता
होता है? तो अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 71 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह जो है कौन है? तो COOH जो होता है वह कार्बोक्सिलिक समूह है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। COOH जो है कार्बोक्सिलिक समूह है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों मेरा 72 नंबर प्रश्न पूछा है कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है, रुधिर चाप जो है नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है दोस्तों वो एड्रिनल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल द्वारा। और अगला प्रश्न हम देखते हैं 73 नंबर पूछा था कि निम्नलिखित में लवण कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो है लवण कौन है? तो NaCl जो है लवण है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट आंसर हो जाएगा। NaCl जो है एक लवण है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 74 नंबर पूछा है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा जो है दोस्तों इकाई है ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो ऊर्जा का है, यह है विद्युत ऊर्जा का यानी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बताएं दोस्तों 1 किलोवाट आवर बराबर जो होता है कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। यह प्रश्न आपको पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 75 नंबर पूछे कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो है दोस्तों हमारे जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है तो वह किस यानी कि कौन सा मंडल में पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन का जो है काम क्या है? जो सूर्य के द्वारा जो परावैंगनिक किरणें आता है उसको जो है उससे पृथ्वी पर आने नहीं देता है, उसे वहीं पे रोक देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब मेरा 76 नंबर पूछा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है, न्यूरॉन या सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं, तो उसे न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी VBI प्रश्न है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र का पूछा जा रहा है तो न्यूरॉन, अगर ब्रिक का पूछा जाएगा तो वहाँ पे नेफ्रॉन होगा। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, दोनों अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिक पूछेगा तो नेफ्रॉन और तंत्रिका तंत्र पूछा जाएगा तो न्यूरॉन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा 77 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? यानी सोलर सेल जो बना होता है दोस्तों वो किस धातु से बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। किसका होता है? सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 78 नंबर पूछा है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कौन जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे शुक्रवाहिका जो है यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बाकी गर्भाशय हो गया, अंडाशय हो गया और डिंब वाहिनी हो गया, ये सभी जो है मादा जनन तंत्र का भाग है। लेकिन शुक्रवाहिका जो है यहाँ पे सी ऑप्शन जो राइट हो रहा है, क्योंकि नहीं पूछा रहा था तो सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। अगला प्रश्न मेरा 79 नंबर पूछा है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त करते हैं? तो एंगस्ट्रॉम में करते हैं। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 80 नंबर पूछा कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो पपीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पपीता। अगला प्रश्न मेरा 81 नंबर पूछा कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो वह जो होता है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 82 नंबर पूछा कि विद्युत फ्यूज के धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो होता है उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से। अगला प्रश्न मेरा 83 नंबर निम्नांकित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य है कौन है? तो वो प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पक्का पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है ना, 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य है वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो सी ऑप्शन राइट हो गया। अगला प्रश्न देखिए मेरा 84 नंबर पूछा है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? किसके कारण जो होता है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होता है? CO2, SO2, CO या Cl2? तो SO2 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, काफ़ी VBI प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है, और दोस्तों आप लोग अब आपका समय बहुत ही कम बचा हुआ है दोस्तों, इसलिए अगर आप सब्जेक्टिव का तैयारी आपका नहीं है, ठीक है ना, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर जो हम
सभी जो VVI प्रश्न दो है दोस्तों सब्जेक्टिव का सारा आपको हम करवा दिए हैं, ठीक है। नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिए दोस्तों, अभी भी समय बचा हुआ है कुछ, ठीक है ना, तो आप लोग जाकर फटाफट उसे देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा देखिए 85 नंबर पूछा जा रहा है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है। एक इथेन के एक अणु में जो है कितने सहसंयोजक बंधन है, तो 7 है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 86 नंबर पूछे कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में जो शर्करा का स्तर है वो नियंत्रित करता है तो इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इंसुलिन का कमी यानी कि जिस भी व्यक्ति में हो जाता है तो उन्हें जो है डायबिटीज नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है, डायबिटीज, ठीक है ना, मधुमेह हो जाता है। किसके कारण? इंसुलिन की कमी के कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 87 नंबर पूछे कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन जो होता है दोस्तों किस में होता है? तो अमीबा में होता है। अमीबा में जो होता है द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 88 नंबर पूछा कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है दोस्तों कौन है? तो मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। आप लोग याद रखिएगा इसके, CH4 मीथेन का सूत्र होता है, तो ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न मेरा 89 नंबर पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 90 नंबर यानी 90 नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और यह मेरा जो है पहला नंबर, यह जो है विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, और यह मेरा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, और यह मेरा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीनों याद रखना है, तीनों, ठीक है ना। तीनों आपके लिए काफ़ी VVI प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 91 नंबर पूछा कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी रही है, ट्रिपल बॉन्ड भी रहे, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा, ठीक है ना, तो उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो देखिए C2H4 जो है मेरा, यह जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी CH4 हो गया, C2H मेरा कहने का मतलब ये CH6 हो गया, ये सभी क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये मेरा सी ऑप्शन जो दिया हुआ ये जो हो गया मेरा हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न मेरा 92 नंबर पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम जो होता है वसा पर क्रिया करता है? तो वह लाइपेज करता है। क्या करता है? लाइपेज जो है वसा यानी वसा पर क्रिया करता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 93 नंबर पूछा कि एथिल अल्कोहल का IPAC नाम है। एथिल अल्कोहल का जो IPAC नेम होता है तो वह क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, इथेनॉल। अगला प्रश्न मेरा 94 नंबर पूछ रहा कि तूतिया यानी नीला थोथा का अणुसूत्र होता है। काफ़ी VVI प्रश्न है दोस्तों, बार बार आपके बोर्ड पे पूछा जाता है। नीला थोथा का आपको सूत्र बताना है, अणुसूत्र, तो क्या होता है? CuSO4 × 5H2O होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, याद नहीं होगा तो काफ़ी VVI प्रश्न है, 100% पूछा जाएगा। और देखिए दोस्तों एक बोरेक्स का होता है, ठीक है, यानी सिंदूर का जो होता है, सिंदूर का अणुसूत्र क्या होता है? Na2B4O7 10H2 होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये किसका होता है? सिंदूर का या तो बोरेक्स का पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 95 नंबर पूछा जाए कि निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 96 नंबर पूछ रहा है कि एमीटर में विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़ा जाता है। काफ़ी VVI प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देखिए अच्छी तरह से याद रखिएगा। एमीटर जो है विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों अगर आपसे वोल्ट मीटर पूछा जाएगा तो वह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। कौन? वोल्ट मीटर, ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मेजर करते हैं और एमीटर से जो है विद्युत धारा को मेजर करते हैं। एक प्रश्न यहाँ से आपको पक्का टपकेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना कर लाते हैं ताकि आप एग्जाम में सबसे बेहतर कर सकें, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 97 नंबर। पूछा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में जो है लोहा और कार्बन के अलावा और कौन सा तत्व रहते हैं, तो निकेल और क्रोमियम रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 98 नंबर। पूछा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। द पुस्तक है दोस्तों द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 99 नंबर। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है दोस्तों वो कौन है, तो वह जो है वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न मेरा 100 नंबर प्रश्न। पूछा जा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सा बीमारी जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर से जरूर करिएगा दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको टॉप 100 VVI प्रश्न बताएं दोस्तों, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी VVI प्रश्न है। इससे 100% फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न छपेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है कि जो भी हम 100 प्रश्न बताएं ना दोस्तों, 1 से लेकर 100 प्रश्नों तक आपको सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिए। ठीक है, सभी को याद कर लिए, सभी आपके लिए VVI प्रश्न बार बार हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, हम इतना मेहनत से आपके लिए हम अच्छे क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके ला रहे हैं, तो कम से कम आप लोग एग्जाम में बेहतर करने के लिए कम से कम याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि याद करिएगा तभी तो आप एग्जाम में सही करके आइएगा। तो इसलिए आप लोग याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।